नमस्कार, मैं एजे रॉक और आप देख रहे हैं D7 न्यूज़ चैनल। वाराणसी नगर निगम चुनाव को लेकर के माहौल गर्मा गर्म है। राजनीति के क्षेत्र में बहुत सारे प्रत्याशी उतर चुके हैं। ऐसे में हम वार्ड संख्या 6 में पहुंच चुके हैं। मड़ुआडीह, महेशपुर और इसमें 2-4 गांव आते हैं जहां पे हमारी मुलाकात जो है सौरभ केसरी जी से होने जा रही है। जानेंगे हम उनकी जो है राजनीतिक करियर के बारे में और क्या चल रहा है यहाँ पे उसके बारे में। तो आइए मिलते हैं सौरभ केसरी जी। सर नमस्कार। नमस्ते। क्या नाम है आपका? सौरभ केसरी जी सौरभ केसरी जी, आप इस चुनावी क्षेत्र में कब से आए हैं? तकरीबन 2 सालों से मैं इस क्षेत्र में अपना प्रचार कर रहा हूँ, लोगों से संपर्क कर रहा हूँ, जनहित में जा रहा हूँ, लोगों से बातचीत कर रहा हूँ, लोगों की समस्याएं जानने की कोशिश कर रहा हूँ, क्या क्या दिक्कत है, क्या क्या परेशानियाँ हो रही हैं, जिससे क्षेत्र में विकास हो सके। अभी सर ये बताइए हमें कि ये पार्षद का चुनाव होने जा रहा है यहाँ पे। अभी इससे पहले प्रधानी का चुनाव हुआ करता था, तो पार्षद का चुनाव आप डायरेक्ट मैदान में उतर गए हैं या इससे पहले भी कोई अनुभव रहा है आपको राजनीति में? नहीं, इसके पहले अभी हमारा अनुभव नहीं रहा है। इसके पहले हम लोग विद्यापीठ में छात्र राजनीति किया करते थे, जहाँ से हम लोग के मित्रगण जो छात्र राजनीति में उपाध्यक्ष, महामंत्री सभी हम लोगों ने प्रोवाइड कराया दिया है। अभी क्षेत्र में पहली बार हम लोग आए हुए हैं और इसके पहले हमारे बड़े पिताजी थे, वो क्षेत्र राजनीति में रहा करते थे। उसके बाद मैं आया हूँ और समाज में और अपने क्षेत्र के लोगों के लिए कुछ करने की इच्छा है जी, जिससे कि यहाँ के मूलभूत समस्याएं हैं लोगों की। अभी सर आप पहली बार चुनाव में खड़े हुए हैं, आप पहली बार मैदान में आ रहे हैं, तो आपको अपने क्षेत्र की जनता से क्या उम्मीद है? पहले तो आप हमें ये बताइए कि आपके जो वार्ड 6 नंबर में कितने गाँव सभा आते हैं? हमारे वार्ड नंबर 6 में 3 ग्राम सभा आते हैं, 2 पूर्ण, 1 आंशिक, जिसमें महेशपुर पूर्ण आता है, आंशिक चांदपुर और मड़ुआडीह पूर्ण आता है। जी ओके, तो आप पहली बार मैदान में उतर गए हैं, आपको अनुभव भी है राजनीति का, आपको क्या लगता है आपकी जनता आपके साथ कितना खड़ी है? हमारे क्षेत्र के लोग हमारे साथ खड़े हैं और कदम से कदम मिलाकर हमारे साथ चल रहे हैं, क्योंकि क्षेत्र में हमेशा की तरह हम लोगों की समस्याओं में जुड़ना, उनके सुख दुख में उठना बैठना रहा है हमारा। और जैसे मैंने आपको बताया कि पहले हमारे बड़े पिताजी यहाँ के छात्र क्षेत्र राजनीति कर चुके हैं, तो लोगों का पहले पूर्व जानकारी है। और अभी हम युवा हैं तो पहली बार उठे हुए हैं और अभी तक हमने पूरे क्षेत्र में अपना प्रचार प्रसार जो किया है, उससे जो यहाँ की जनता का जो सपोर्ट मिला है, जो उनका फीडबैक मिल रहा है, वो काफ़ी अच्छा है। वो साथ खड़े हैं और हमारे साथ चलने के लिए अग्रसर है जी। अच्छा, आप किसी सिंबल से चुनाव लड़ने जा रहे हैं? सभी लोग बीजेपी, हम लोग पूर्व बीजेपी के ही सदस्य रहे हुए हैं और पार्टी में अपना नाम लगाए हुए हैं, जैसा वो पार्टी देखती है। अन्यथा तो हम निर्दलीय लड़ेंगे, क्योंकि क्षेत्र में अपने क्षेत्रवासियों के लिए हमको कुछ करना है, तो उसके लिए मुझे किसी टिकट की ज़रूरत नहीं है। मैं स्वयं खड़ा होकर मैं स्वयं अपने क्षेत्र में लोगों के प्रतिनिधि करना चाहता हूँ। अभी आपको किस पार्टी से उम्मीद है, किसकी सिंबल मिल सकती है? सिंबल मिलने को तो बहुजन भी बुला रहे हैं हमें, और ओम प्रकाश राजभर जी की पार्टी जो सुबसपा, वो भी बुला रहे हैं। सभी लोग कर रहे हैं, लेकिन हमारा उद्देश्य है कि हम किसी को पार्टी को नहीं लेंगे और निर्दलीय ही अपना चुनाव लड़ेंगे। हाँ सर हमें ये बताइए, पहले यहाँ गांव का चुनाव हुआ करता था, प्रधानी चुनाव हुआ करता था, और यहाँ गांव में एक प्रधान हुआ करता था, एक गांव एक प्रधान की जिम्मेदारी में होती थी। लेकिन अब इसको नगर निगम में ले लिया गया है, अब शहरी तरीके से कार्य होगा यहाँ पे। तो आपको क्या लग रहा है कि पहले की अपेक्षा अब बेहतर हो पाएगा? क्योंकि गांव का जब एक प्रधान हुआ करता था तब भी जनता की समस्या हमेशा बनी रहती थी, कभी नालियाँ जाम, तो कभी सीवर जाम, तो कभी सड़कें दुरुस्त नहीं होती थी, खड़बड़ और रोडें भी दुरुस्त नहीं हुआ करती थी, पेयजल को भी लेकर के काफ़ी समस्याएं बनी रहती थी। अब आपको क्या लग रहा है कि नगर निगम में आ जाने से ये बेहतर हो पाएगा पहले से? हाँ, जहाँ तक हमें उम्मीद है कि ये बेहतर जरूर से होगा, क्योंकि जो हमारे नगर निगम के अधिकारी हैं वो काफ़ी अच्छे हैं, उन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से हमारा सपोर्ट किया है। हमारे क्षेत्र में जैसे बताते हैं कि इस समय आप स्वास्थ्य की बहुत समस्याएं हैं, जैसे कि आप डेंगू को देख लीजिए, पूरे क्षेत्र में हर एक जगह पे। तो हमारे नगर निगम में जो अधिकारी है वो दवा छिड़काव प्रोवाइड करा रहे हैं, ब्लीचिंग पाउडर प्रोवाइड करा रहे हैं, चीज़ें वो हमको दे रहे हैं। हम लोग स्वतः एक संज्ञान के लिए उनको एप्लीकेशन भी दिया हुआ है
कि हमारे क्षेत्र में इस प्रकार की समस्याएं जो उत्पन्न हुई हैं उनके लिए आप सरकार की तरफ से, नगर निगम की तरफ से हमें बेसिक सुविधा प्रोवाइड कराइए, जिससे कि हम अपने क्षेत्र में लोगों को अच्छी से अच्छी स्वास्थ्य सुविधा दे सकें। और जल भराव की समस्या आप जैसे बताया है, सब जल भराव की समस्या निरंतर अभी तक चली ही आ रही है। अभी तक हम लोग ग्राम में थे, अभी पहली बार हम लोग नगर निगम में आ रहे हैं। तो जो हमारी मेयर है मृदुला जायसवाल जी, उनसे पूरी अपेक्षा है कि वो हमारा साथ देंगी और हमारे क्षेत्र को विकास करने में हमारा पूरा सहयोग करेंगी। और जैसा कि आपने बताया कि अभी स्वास्थ्य को लेकर के काफ़ी जो है एक्टिव हो चुकी है सरकार जो है नगर निगम की, लेकिन हमें ये बताइए कि ये डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड वगैरह होता किस कारण है? ये डेंगू आपका शुद्ध पानी से होता है। ये जैसे बारिश के पानी हुए हैं जहाँ जल भराव हो जाते हैं, अशुद्ध पानियों में मलेरिया में होता है। ये शुद्ध पानी मतलब शुद्ध नहीं, बारिश के पानी है जहाँ जहाँ हल्का पानी की जल भराव हो जाता है, उससे मलेरिया के लार्वा उत्पन्न होते हैं। और ये मलेरिया के लार्वा आप जान ही रहे हैं कि काफ़ी हानिकारक हैं और बहुत ही डेंजरस है। ये एक हमारे मित्र थे अविनाश राय, उनको इसी डेंगू की वजह से उनको अपना प्राणों की आहुति देनी पड़ी। यही मैं चाहता हूँ कि क्षेत्र हमारा जो नगर निगम है हमारा पूरा साथ दे। देखिए सर, जहाँ तक मैं समझता हूँ ये डेंगू, मलेरिया जो भी चीजें होती है ये मच्छर के काटने से होती है। वो मादा मच्छर होती है जो कि दिन में काटती है, वो रात में नहीं काटती है। दिन में काटने से एनाफिलीज एक्विस और एक और मच्छर है जिसका नाम है पता नहीं क्या उसका, इन कारणों से जो है कि ये डेंगू, मलेरिया वगैरह होता है। मुझे लगता है कि नगर निगम में अगर सफाई अच्छे ढंग से होती तो शायद इस तरह का शिकार कोई जनता नहीं होती। तो आप ये बताइए कि इस तरह की समस्याएं अभी बनी है क्या आपके एरिया में? नहीं, अभी तो बनी हुई है, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि अभी हमारा क्षेत्र नगर निगम में पहली बार आया हुआ है। अभी तक हम लोग ग्रामवासी थे, तो हम लोग ने संज्ञान डाला हुआ है वहाँ पर नगर निगम ऑफिस में एक एप्लीकेशन दिया हुआ है कि, और वहाँ के अधिकारियों से हमने रिक्वेस्ट किया है कि हमारे क्षेत्र में पाउडर का छिड़काव किया जाए। स्वच्छ भारत स्वच्छ मिशन के तहत एक योजना चलाई गई थी भारत सरकार द्वारा कि हर घर को शौचालय हो और गंदगी बाहर कोई ना करे, और नगर निगम में जो है कि कूड़ेदान वगैरह लगाया जाता है, जिसे बॉक्स वगैरह जगह जगह पे कि कूड़ा कचरा जो भी लोग है उसको कूड़ेदान में डाले और गाड़ियाँ आए उसको उठा कर। और शौचालय को लेकर के हर घर में शौचालय हो, साथ ही साथ सामुदायिक शौचालय भी हो। कोई जैसे बाहर निकलता है जॉगिंग वगैरह के लिए और उसको कभी जरूरत पड़े तो सामुदायिक शौचालय का यूज कर सके। तो अभी आपके क्षेत्र में सभी लोगों के पास शौचालय हो गया है या उससे भी वंचित में कुछ लोग? अभी हमारे क्षेत्र में कुछ ही लोग भी जो वंचित हैं, बाकी सबके घर में शौचालय की सुविधा हो चुकी है। और क्षेत्र में समझिए कि सफाई अभियान भी मोदी जी के कार्यकाल में बहुत अच्छा हो रहा है। रोड पे हर जगह सफाई हो रही है, लेकिन तब पर भी गलियों की स्थिति वैसी ही बनी हुई है और जल भराव की समस्या आज भी है। और जैसे मैंने बताया, गलियाँ काफ़ी ज़्यादा तंग हैं और गंदगी वैसे ही पड़ी हुई है। और क्षेत्र में जहाँ जहाँ प्लॉट छूटे हुए हैं लोग वहाँ कूड़ेदान बना दिए हैं उसको, कोई नाली बहा रहा है, वहाँ तक अनेकों प्रकार के गंदे चीज़ें फेंकी जा रही है। स्वच्छता के ऊपर अभी उतना सक्रियता नहीं दिखाई जा रही है हमारे क्षेत्र में। और जो हमारे पूर्व प्रतिनिधि थे हमारे क्षेत्र के, वो भी थोड़ा कम संज्ञान लिए हैं। क्षेत्र में कम लोगों के लिए थोड़ा कम उन्होंने अपना रुचि दिखाई है। इसीलिए हम चाहते हैं कि हम इस क्षेत्र में आएँ और अपने क्षेत्रवासियों की प्लस मैंने जो है लोगों से बात किया है, नेता लोगों से बात किया है, और मोदी जी का कहना है कि मेरा भारत स्वच्छ बन जाए, सुंदर बन जाए, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। कहने को तो उन्होंने कह दिया, लेकिन नगर निगम वाले जो अधिकारी हैं या कर्मचारी हैं, जो सफाई कर्मी हैं, वो लोग ढंग से काम नहीं करते। तो इसका जिम्मेदार कौन है, किसको कह सकते हैं? इसका जिम्मेदार तो नगर निगम प्रशासन ही है जी, क्योंकि सरकार उनको सारी सुविधाएं दे रही है, उनको अच्छा वेतन दे रही है, समय समय पर जो उनकी डिमांड है सारा चीज़ प्रोवाइड कराया जा रहा है। अब वो अगर आप शासन प्रशासन में होते हुए भी अगर आप जनता की अनदेखी करेंगे तो उसके लिए मोदी जी कहाँ तक देख सकते हैं, वो हर घर नहीं देख सकते हैं। इसीलिए पावर का डिसेंट्रलाइजेशन किया गया हुआ है। नगर निगम जैसे हुआ तो हमारे क्षेत्र में जो हम लोग का महानगर पालिका में आता है,
तो इसमें जो नगर निगम के जो अधिकारी लोग हैं, कुछ अधिकारी अच्छे हैं, बाकी कुछ की वजह से ये समस्याएं आन पड़ती है। आप क्या करना चाहेंगे अपनी जनता के लिए? जैसे ये साफ सफाई नहीं हो रहा है, हर इंसान डेंगू का शिकार हो रहा है, मलेरिया का शिकार हो रहा है, तो आप क्या करना चाहेंगे अपनी जनता के लिए? मेरी 4 मूलभूत बातें रहेगी जो अपने क्षेत्र में क्षेत्रवासियों के लिए और अपने वार्ड के लोगों के लिए रहेगी। जैसे कि सबसे पहले आपने सारा चीज़ बता दिया, स्वच्छता सबसे सर्वोपरि रहेगा। तत्पश्चात हमें शुद्ध पेयजल, क्योंकि जल निगम में भी पानी आते हैं, उसके बाद समय समय पर उसमें गंदे के पानी आने लगते हैं, उसका शिकार मैं भी बना हूँ, मैं दूसरे को क्या बताऊँ। और उसके बाद फिर जल भराव की समस्या निरंतर, आप किसी भी गली में चले जाए, हमारे महेशपुर ग्राम सभा में चले जाइए तो आप महेशपुर ग्राम सभा, चांदपुर ग्राम सभा और इवन दो मड़ुआडी में अगर आप चले जाइए तो देखेंगे तो जो सकरी गलियाँ हैं वहाँ जल भराव की समस्या निरंतर रहती है, जिसके प्रति जहाँ कोई देखने वाला नहीं है। आप अगर इलेक्शन जीत जाते हैं, आप भगवान करें कि आप जीत ही जाएं, क्योंकि आपकी सोच इतनी अच्छी है, तो मैं भी चाहूँगा, कामना करूँगा ऊपर वाले से, प्रार्थना करूँगा कि, और जनता से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ आप लोग इनको ही वोट करें, सौरभ केसरी जी को। अगर आप जीत जाते हैं तो क्या आप इन सारी समस्याओं से यहाँ की जनता को निजात दिला पाएंगे? मैं अपना 100% दूंगा, मैं अपना पूरा प्रयास करूंगा, जहां तक हो सकेगा मैं सारी समस्याओं को निजात दिलाने के लिए लगूंगा। बाकी जैसे मैंने बताया ना, शासन के साथ और उनके प्रति इतनी बड़ी जनता का मैं प्रतिनिधि करूंगा, तो उनके लिए मैं जितना हो सके मैं उनके लिए करना पूरा प्रयास करूंगा। गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले व्यक्ति जो ग्रामीण क्षेत्र में बसते थे, आपके इधर भी बसते होंगे शायद, और उनको जो है भारत सरकार अभी फ्री में मुफ्त राशन दे रही थी, और उसके लिए एक राशन कार्ड की जरूरत पड़ती है, लाल राशन कार्ड और सफेद राशन कार्ड, इस तरह की जरूरतें होती है। तो ऐसे में प्रधान क्या करता था कि जो पक्षपात करता था, जो पात्र व्यक्ति है उनको नहीं मिलता था, जो अपात्र है उनको मिल जाता था। और साथ ही साथ कुछ यूनिट की भी समस्याएं सामने आई थी हम लोगों के, कि इस एक परिवार में अगर 5-6 सदस्य हैं तो 1-2 यूनिट गायब है, उसको भी लेकर काफी समस्या बनी रही। आपके क्षेत्र में इस तरह की समस्या थी क्या? हाँ, हमारे क्षेत्र में भी ऐसी समस्याएं हुई हैं, और तकरीबन सभी को नहीं कह सकते हैं, लेकिन कुछ एक घर हैं जो वंचित रह गए। और हमारे प्रतिनिधि जो थे, कुल प्रतिनिधि, उन्होंने कार्य गलत नहीं किया है, कार्य अपने स्तर से उन्होंने अच्छा ही किया है, लेकिन अब कह गया कि कुछ लोग बच ही जाते हैं। उनके लिए जैसे कि अवेयरनेस, जानकारी की बहुत कमी है, उनको अपने हक के बारे में जानकारी नहीं है कि कहाँ हमें बोलना है, कहाँ करना है। उन्हीं के हक के लिए हम खड़े हो रहे हैं कि उनको वो बता सके कि आपको कहाँ क्या कैसे कहाँ आपको क्या करना है, मतलब आपके हक के लिए जो भी हम कर सकें वो करेंगे। साथ ही में हमारे सौरभ केसरी जी के साथ एक और भी हैं जो समाज सेवा के क्षेत्र में कार्यरत हैं, और शायद वो स्टूडेंट्स भी हैं, अच्छे पदवी पे जो है LLB शायद कर रहे हैं वो, तो उनसे हम बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रिंस केसरी है, मैं MGKVP का छात्र हूँ। जी जी, आप बता रहे हैं मैं LLB कर रहा हूँ, आप बताइए शिक्षा स्तर को लेकर के आपके एरिया में क्या व्यवस्था है? शिक्षा स्तर को लेकर जैसे कि आप देख सकते हैं, हमारे घर के जस्ट बगल में प्राथमिक शिक्षा स्कूल है। जितने भी गरीब बच्चे हैं, जो शोषित बच्चे हैं, जो छोटे जो पढ़ाई नहीं कर पाते, तो वहाँ पर जाके वो अपनी पढ़ाई करते हैं, ठीक है। और हम और हमारे भाई साहब हैं, हमारे बड़े भाई साहब हैं, तो जितने भी छोटे बच्चे हैं जो भी पढ़ाई नहीं कर पाते, उनको घर घर में जाके हम लोग कैंपेन किए थे कि अगर कोई बच्चा घर से नहीं निकल पाता है पैसे के कारण, तो हम लोग उनके घर में जाते थे, उनको प्रॉपरली क्या कहते हैं कि हम सुविधा करा के उनको एडमिशन दिलवाते थे। एडमिशन दिलवा के अगर उनकी कलम हुआ, किताब हुआ, कॉपी हुआ, जो भी हुआ, उनके जो भी रिक्वायरमेंट रहते थे, तो हमारे भाई साहब, हमारे कुछ लोग और मेंबर्स हैं, तो हम लोग उनकी मदद करते हैं जी। लेकिन भारत सरकार, जब से ये बीजेपी सरकार आई है, तब से प्राइमरी विद्यालय में ऐसा कुछ भी नहीं लगता, ना कलम के पैसे लगते, ना किताब कॉपी के पैसे लगते हैं, ना बैग के पैसे, और साथ ही साथ खाने पीने का भी व्यवस्था किया गया है। फॉलो हो पाता था, जैसे उस टाइम पे, अभी तो मान लीजिए NGO के तहत हो गया है, तो इससे पहले प्रधानी जब था तो प्रधान और प्रधानाध्यापक के अधिकार में था वो कि 7 दिन में 7 तरह के भोजन दे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता था। खाना वो ऐसा बन जाता था जो कि कुत्ते भी ना पूछे बच्चे कैसे खाएं, है ना। तो इस तरह की काफ़ी जो है कि शिकायतें हमारे सामने आई थी।
आपके यहाँ भी ऐसी रही क्या ऐसी समस्या? ऐसी सिचुएशन तो हमारे यहाँ भी रही है। जैसे बच्चे ऐसे खाना मिलते थे कि वो खा भी, जैसे आपने बोला कि कुत्ते भी नहीं खा पाए, ऐसी सिचुएशन रही। बाहर उसको स्कूल के बाहर वो खाने फेंके जाते थे, बच्चों के द्वारा फेंके जाते थे। तो उसके द्वारा हम तो यही सोचते हैं कि प्रशासन वो हमारे जो ग्राम सभा के क्या कहते हैं थे, पंचायत थे, ठीक है, उन्होंने सरपंच थे, उन्होंने कुछ जनरली किया नहीं। जैसे आप देख रहे हैं कि न उनके खाने के लिए प्रॉपर खाना नहीं मिलता था, आपने जैसे बताया, ठीक है, कभी मिलता भी था, कभी नहीं भी मिलता था। तो जैसे उनके हिसाब से, तो हमारे हिसाब से, तो हम अगर आते हैं, अगर हम हमारे भाई साहब अगर बन जाते हैं वार्ड नंबर 6 से अगर पार्षद बन जाते हैं, तो सबसे मूलभूत चीज़ें हैं, जैसे बच्चे जो गरीब बच्चे हैं, शोषित बच्चे हैं, जिनको पढ़ाई नहीं मिल पा रही, इनको खाने भी नहीं मिल पा रहे, तो उस पर हम ज़्यादा ध्यान देंगे। प्रशासन से ये गुहार करेंगे इनको प्रॉपर शिक्षा मिले और उनको मिड डे मील की जो सरकार की योजना है उनको प्रॉपरली मिले। देखिए सर, बने और शिक्षा ही ऐसी चीज है जो कि इंसान को उसकी क्या बोलते हो अथॉरिटी प्रोवाइड करती है। और साथ ही साथ ये आपसे एक सवाल करेंगे कि आपके यहाँ खेल कूद को लेकर क्या व्यवस्था है? हमारे यहाँ खेल कूद को लेकर बहुत अच्छी व्यवस्था तो नहीं कह सकते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं कि जैसे स्कूल में जैसे छोटे बच्चे हुए तो उनको तो खेल की व्यवस्था नहीं, लेकिन हम लोग क्या करते हैं कभी कभी किसी पीछे हमारे गांव के पीछे एक जगह है, तो एक जैसे होता है कंपटीशन कर लगा देते हैं कि या टूर्नामेंट करवा देते हैं, जैसे कोई कबड्डी को हो गया, खो खो हो गया, जैसे कोई भी क्रिकेट हो गया, तो इससे रिलेटेड हम लोग खेल करवा देते हैं कि ये कि बच्चों के अंदर उत्साह रहे, उमंग रहे कि वो खेल के प्रति भी निष्ठावान रहे, मतलब पढ़ाई के साथ साथ वो खेल भी कर सके कि उनके शारीरिक और बौद्धिक दोनों डेवलप हो सके। इसलिए हम लोग भी इस पे भी वर्क किए हैं। हम अपने भाई साहब के साथ, हमारे लोग भी और हैं, हमारे भैया हैं, सब लोग अब इस पे काम किए हैं। अगर आप चुनाव जीत जाते हैं, और मैं चाहूँगा भी कि आप जीत ही जाएँ 100%, में जनता के लिए कुछ सोचें, कुछ अलग करने के लिए सोचें? कुछ अलग करने के लिए सोचे तो हैं, लेकिन अभी जो मूलभूत चीज़ें हैं वही नहीं मिल पा रही हैं। तो पहले मूलभूत चीज़ें ले लिया जाए, और बाकी स्पेशल चीज़ें में क्या है कि उनके विकास के लिए, जैसे गरीबों के विकास के लिए, और जैसे लोगों के अंदर मोदी जी कितने स्कीम लाते हैं, लोगों को पता ही नहीं चल पाता है कि ये स्कीम आया हुआ है, आपको इससे लाभान्वित होना है, आप लाभान्वित हुए। जैसे कि आप ये विधवा पेंशन का चला हुआ है, तो वो कम से कम हम बता देते हैं हमारे क्षेत्र में मोर देन 50% लोगों को इसकी जानकारी ही नहीं है। तो जो उनके घर में कोई अवेयरनेस, जो जानकार व्यक्ति होता है वो करा देता है तो हो जाता है। अब बाकी जिनको इसकी जानकारी नहीं, वो वंचित रह जाते हैं, इससे अछूते रह जाते हैं। तो मैं नया नहीं, पहले जो मूलभूत चीज़ें हैं मैं उनको ही करूँगा, और जो हमारे मोदी जी का जो नया वो अपना स्कीम लाते हैं, वो सारी चीज़ों को मैं अपने जनता तक पहुँचाऊँगा। सबसे बड़ी चीज़ यही मैं करूँगा। ओके, सर्वप्रथम आपका कार्य क्या होगा चुनावी? सर्वप्रथम हमारे चुनाव जीतने के बाद हमारा कार्य रहेगा स्वच्छता का, सबसे बड़ी, जो हमारे मोदी जी हर जगह, हर समय और हर निरंतर करते रहते हैं, स्वच्छता। थैंक यू। बहुत ही अच्छा लगा सौरभ केसरी जी से बात करके। इनका कहना है कि हमारा वार्ड जो है, हमारा नगर जो है, एरिया जो है, सबसे पहले मैं स्वच्छता पे ध्यान दूंगा, क्योंकि स्वच्छता ही इंसान को जीवित रहने का एक मात्र जो है रास्ता है। तो चलते हैं अगले वार्ड की तरफ और जानते हैं वहाँ की समस्याओं के